अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे इंडिया कोलकाता से औरंगज़ेब ने कहानी भेजी है। औरंगज़ेब कहते हैं, बहुत अरसे से मैं आपकी कहानी सुन रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे एक अंकल हैं, अक्सर जब भी हम उनके पास बैठते थे तो वो हमें कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाते थे। तो इस हॉरर स्टोरी के लिए भी मैं चाहता था कि उनसे कोई कहानी सुनूं और आपको सेंड करूं, और आपकी ज़ुबानी सुन के जो सुनने का मज़ा आता है तो हम कहीं खो से जाते हैं, ऐसे लगता है कि उस कहानी का हम हिस्सा हैं। मैं पिछले दिनों अभी कहीं गया हुआ था तो वहाँ पे कुछ दोस्त मिले, मेरे फ़ैन थे। कहानी के हवाले से उन्होंने एक बात कही कि आपसे गिला है। मैंने कहा बोलिए। तो उन्होंने कहा कभी कभी ऐसा महसूस होता है कहानी थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो मैंने उनको एक कहानी छोटी सी वहीं पे खड़े खड़े सुनाई और वो टोटल 5 से 7 लाइनों के अंदर कहानी ख़त्म हो गई। मैंने कहा ये कहानी है, कैसी लगी? कह रहे जी तो समझ ही नहीं आई। तो मैंने कहा कहानी बेसिकली यही होती है, आप जब 2 घंटे की या 3 घंटे की फिल्म देखते हैं तो उसके अंदर शुरू से जिन आता और आगे ख़त्म नहीं होता। एक वो आपके मूड को डेवलप करते हैं कि आप इस अंदाज में मूवी देखें कि आप मूवी के अंदर खो जाएं, उस सिचुएशन का हिस्सा बन जाएं, और फिर आपको ऐसा लगता है कि वो जो कुछ आप देख रहे होते हैं आप भी वहीं पे मौजूद हैं। तभी जब कोई एक ऐसा साउंड इफेक्ट आता है तो आप एकदम से डर जाते हैं। तो क्योंकि जो मैं कहानी सुनाता हूँ इसमें बहुत सारे लोग आंखें बंद करते हैं और हेडफोन कानों में लगाते हैं, और जब वो उस कहानी को सुनना शुरू करते हैं, जिन लफ्ज़ों को मैं बोलता हूँ, तो ख्वाहिश होती है, कोशिश करता हूँ कि वो लफ्ज़ इस अंदाज में अदा करूं कि आपकी आंखें बंद हों और आपको ऐसा लगे कि आप उस जगह में मौजूद हैं। तो इस सब मंजर कशी करने के लिए कि मुझे लफ्ज़ों के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ता है, नहीं तो उसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने कुछ और भी बहुत सारे अब स्टोरी टेलर बन रहे हैं जो स्टोरी सुना रहे हैं, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन उनकी स्टोरी मैंने सुनी है। वो तो स्टोरी सुनते हुए लगता है कि कोई लिखा हुआ है और उसको पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए मैंने कोशिश की कि मैं एंजॉय कर सकूं। मैंने इसलिए वो स्टोरी सुनने की कोशिश की कि मेरी स्टोरी को जिस तरह लोग एंजॉय करते हैं मैं उनकी स्टोरी को इस तरह एंजॉय कर सकूं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया कि एक लिखा हुआ है और उसको पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं मंजर कशी करने की कोशिश करता हूँ। इसमें कितना कामयाब रहता हूँ ये आपका फीडबैक बताता है। औरंगज़ेब कहते हैं कि अंकल से हमारी बात हुई और उनसे कहा कि आपकी दुनिया के अंदर कई मुल्कों में आप गए हैं और हर मुल्क में आपके साथ कोई ना कोई यादगार वाक़या ज़रूर हुआ है जो अपने दोस्तों की महफ़िल में सुनाते हैं। आज ख्वाहिश है कि आप कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या भी पेश आया कि आप डर गए हों, उस वाक़ये को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, आप खौफज़दा हो गए हों। अंकल कुछ देर सोचते रहे, एक गहरी सोच में चले गए, जैसे उस पूरे वाक़ये को फिर से याद करना चाह रहे हों। आंखें उनने पीछे सोफे पे लगा ली, आंखें बंद कर लीं, और कुछ देर के बाद जब आंखें खोलीं तो आंखों की चमक से ऐसा लगा जैसे कुछ याद आ गया। वो हमारी तरफ देखा और बोले, हाँ, ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा ज़रूर हुआ था जो आज तक मैं भुला नहीं सका। हमारे उन अंकल का नाम, हम उनको अंकल समीर कहते हैं। उनका समीर ओरिजिनल नाम है। अंकल समीर कहते हैं कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक ऐसी जगह पे मेरी नौकरी लगी कि जहां मुझे मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी जाना था, अपने मुल्क में भी रहना था। और ऐसा ही हुआ, कभी फिर मैं किसी मुल्क में होता, कभी फिर मैं किसी मुल्क में होता, और उस जॉब को मैं पूरा कर रहा होता। क्योंकि जिन्होंने कहानी भेजी है उनकी ही ख्वाहिश है औरंगज़ेब की कि आप जगें और वो जो कुछ भी आप फ़र्ज़ी कर लें। क्योंकि अंकल से हमने पूछा कि हम ये कहानी मज़हर भाई को भेजने लगे हैं तो क्या इजाज़त है? तो उन्होंने कहा भेज दें, लेकिन जो जगह वगैरह हैं ये ना बताएं। मेरा नाम बेशक रियल बता दें और जगह वगैरह ना बताएं। तो उनकी ख्वाहिश पे उनका नाम समीर जो है मैं रियल बता रहा हूँ, बाकी सब फ़र्ज़ी करने जा रहा हूँ।
वो कहते हैं कि मैं कई मुल्कों में घूमता रहा, कहीं पे 6 महीने के लिए, कहीं पे 1 महीने के लिए, और बाज़ जगहों पे मुझे 15-15 दिन के लिए भी रुकना होता था, और उसके बाद फिर से मैं ट्रैवल करता। जा भी कुछ इस नौयत की थी। हर मुल्क में अलग तरह के लोग मिलते, उनकी शक्लें बिल्कुल हमारी जैसी होती, नाक, कान, आँखें, होंठ, लेकिन खुदा ने उस पूरे हुलिये को कुछ ऐसा बदल दिया होता कि थे तो वो हमारी तरह इंसान, लेकिन उनका चलना फिरना बात करना हमसे अलग थलग था। हम किसी और देश के और वो उसी देश के लगते थे जिसके देश में मैं मौजूद होता था। ऐसे ही मैं एक मुल्क में पहुंच गया जहां पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। ऐसी ठंड कि बहुत कम, मुझे सर्दी बहुत कम लगती है, लेकिन जब आप किसी ऐसे ठंडे इलाके में हों और गर्म कपड़े पहन लें तो सर्दी का एहसास तक नहीं होता। लेकिन वो एक ऐसा शदीद माइनस टेम्परेचर वाला जगह थी, छोटी सी एक जगह, जहाँ पे इतनी सर्दी का मैं सोच भी नहीं सकता था। एक शाम मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका, यहाँ पे कुछ दिन के लिए मैं रुका था। जिस कमरे में मैं रुका हुआ था ये एक फ्लैट था, ये पूरा फ्लैट मेरे पास था, और जब मैंने यहाँ से चले जाना था मेरी जॉब पे ही जो कोई और आता वो भी इसी तरह कंपनी के इस फ्लैट में रहता। बाहर मार्केट में आज रश बहुत कम था। मैं कुछ देर पहले ही मार्केट से वापस आया था। घर आया, मैंने एक गर्म कप चाय का पिया और उसके बाद लिबास चेंज किया, और ये सोच के कि मज़ीद इस शहर को देखा जाए, इसकी गलियों में, इसकी सड़कों पे इस ठंड को एंजॉय किया जाए। मैंने अपने आप को गर्म कपड़ों से ढांप लिया, एक लंबा सा ओवरकोट पहन लिया, सर पे हैट रखी, रुमाल से अपने कानों को ढांप लिया, हाथों पे दस्ताने पहन लिए, लॉन्ग शूज़ पहने, और फिर मैं तैयार था बाहर निकलने के लिए। जैसे ही मैंने शाम के टाइम अपने उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी यख हवा का झोंका आके ऐसा मुझसे टकराया कि इतना गर्म लिबास पहने होने के बावजूद जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई। वो मुंह का हिस्सा जो खुला हुआ था, मुंह के उस हिस्से पे जब हवा आके टच हुई तो अंदाज़ा हुआ कि कितनी शदीद ठंड है। वहाँ के लोग यकीनन आदी हो गए थे, उनके लिए वो ठंड एक नॉर्मल सी थी, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। खैर मैं अपने फ्लैट से बाहर निकला और मैं चलता हुआ उस छोटी सी सड़क पे आ गया जो इस लाइन में बने हुए जितने भी फ्लैट थे उनके लिए बनाई गई थी। मैंने इर्द गिर्द नज़रें घुमा के देखा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और सब अपने अपने घरों में दबके हुए थे। अगर कोई अभी तक बाहर था और जॉब पे था तो वो इस कोशिश में था कि जल्दी से भागे और अपने घर में दाखिल होके दबक कर आग के आगे बैठ जाए। मैंने पैदल चलने का सोचा, सिगरेट सुलगाया और सिगरेट सुलगाकर आहिस्ता आहिस्ता एक सिमत चलना शुरू हो गया। मैं चलते चलते अभी तकरीबन कोई 40-50 कदम ही चला हूँगा कि मुझे एक जगह पे ऐसा महसूस हुआ कि एक शख्स जिसके जिस्म पे कपड़े तो भरपूर हैं लेकिन उसके बावजूद वो ठठर रहा है, साइड पे खड़ा है, जैसे चलते चलते रुक सा गया हो, जिस्म उसका बर्फ़ की वजह से ठंडा यख हो गया हो और चलने की उसके अंदर सकत ना रही हो। मैं भी घर से अभी कुछ दूर नहीं गया था, उस शख्स को देख के मैं ठठर गया। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैं चलता हुआ उसके पास गया और मैं उससे इंग्लिश में मुखातिब हुआ, ये जानने के लिए कि आया वो इंग्लिश बोलता है या वहाँ की ज़ुबान। तो उसको इंग्लिश आती थी। उसने सर उठा के जब मेरी तरफ देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी लम्हे भी ये गिर सकता है, शदीद ठंड का शिकार हो चुका है।
मैंने जब उससे हाय हेलो की तो क्या वो मुझसे बोला क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मैं कहा यस, क्या हेल्प चाहिए आपको? तो वो बोला मुझे कॉफ़ी पिला दीजिए। जब उसने कहा कॉफ़ी पिला दीजिए तो यकीनन सी बात है किसी भी कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी ख़रीद के मैं उसको कॉफ़ी पिला सकता था जो उसकी उस ठंडक को कम करती। लेकिन मुझे लगा कि इसको बजाय कॉफ़ी पिलाने के इसको गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत है। उसके कपड़े गीले नज़र आ रहे थे। मैंने उसे कहा आ जाओ मेरे साथ। मैं उसको लेके अपने फ्लैट की तरफ चला गया। जब मैं फ्लैट के दरवाजे पे पहुंचा तो वो हैरान हुआ कि किसी कॉफ़ी शॉप पे ले जाने की बजाय मैं उसको अपने घर लेके क्यों जा रहा हूं। तो मैंने उसे कहा कि आप परेशान ना हों, मेरे पास कुछ इजाफी गर्म कपड़े हैं जो मैं आपको देना चाह रहा हूं और आप मेरे साथ कॉफ़ी पी सकते हैं। वो मेरे साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने आतिशदान को जला दिया ताकि रूम का टेम्परेचर गर्म हो जाए और उसको गरमाइश महसूस हो। मैं अंदर गया, वो वहीं पे खड़ा रहा। जब मैं बाहर आया वो वहीं पे खड़ा हुआ था। मैंने उसको कपड़े दिए और मैं कहा आप ये कपड़े तब्दील कर लीजिए। अब वो बिल्कुल रोशनी में मेरे घर के अंदर खड़ा था तो मैंने बगौर उसका जायज़ा लिया तो वो एक बूढ़ा शख्स था। काफ़ी उम्र उसकी हो चुकी थी। कमर उसकी थोड़ी सी खम खा गई थी, झुकी हुई कमर थी। लेकिन अब भी उसके चेहरे को देख के लगता था जैसे वो सही वॉक करता रहा हो, सही चलता रहा हो। अभी भी बूढ़ा होने के बावजूद सेहतमंद नजर आता था। लेकिन गुर्बत ने उसके चेहरे को लटका दिया था। उसने कपड़े बदले और इतनी देर में मैं उसके लिए कॉफ़ी का अपने लिए और उसके लिए 2 मग बना के ले आया। मैंने एक मग उसके सामने रख दिया और उसको कहा आतिशदान के पास तशरीफ़ रखिए। वो आतिशदान के पास बैठ गया और मैं भी उसके साथ बैठ गया। हम दोनों कॉफ़ी की चुस्कियां लेते रहे। आतिशदान के सामने वो अपनी उस ठठरते वजूद को गरमाइश देने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका वजूद जो अब गीले कपड़ों की बजाय नए कपड़े ज़ेबे तन कर चुका था और सामने आतिशदान में जलती लकड़ियां जिनकी आवाज़ कड़क कड़क की आवाज़ आ रही थी, उनके शोले बुलंद हो रहे थे, उसके सामने बैठे हुए उसके वजूद को एक गरमाइश पहुंच चुकी थी। और कॉफ़ी पीते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक ताजगी सी आ गई है, उसके वजूद के अंदर एक ताकत, एक हिम्मत सी आ गई है। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने मुझे अपना नाम बताया और मैंने उससे पूछा आप इस सर्दी में, शदीद ठंड के मौसम में अकेले क्या कर रहे थे और आपने मुझसे कॉफ़ी के लिए क्यों कहा? कुछ देर वो खामोश रहा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे पूछा तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? मैंने मुख्तसर सा उसको अपने बारे में बताया। यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, कुछ टाइम के लिए आया हूँ जॉब के लिए, फिर यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसे वॉक करने के लिए निकला था, आपसे आमना सामना हो गया तो आपकी हालत को देख के फैसला किया कि आपको घर कपड़ों की ज़रूरत है, घर लेके चलता हूँ और चाय पिलाता हूँ, कॉफ़ी पिलाता हूँ। वो बोला मैं भी इस शहर में कुछ ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, इस शहर में आए हुए कुछ ही अरसा हुआ है। एक अजीब सी ज़िंदगी चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं खुद उलझ चुका हूँ। ज़िंदगी ने ऐसा खेल खेला है कि कुछ समझ नहीं आई। लोग मिलते हैं, कॉफ़ी की मदद कर देता हूँ, कोई खाना लेकर दे देता है, ठिकाना है नहीं, कभी कहीं पे सो जाता हूँ। लेकिन अब इस तरह उलझ गया हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ, क्या सुनना चाहते हैं? तो मैंने इजहार किया। मुझे उसकी बातें सुन के इंटरेस्ट महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे इस शख्स की बातों से अंदाज़ा होता है कुछ है गहरी बात जो ये जानता है। मैंने कहा बताइए ना, क्या ज़िंदगी ने किया है? मैं फ्री था, बाहर कोई ऐसी रौनक नहीं थी, एक शख्स मिल गया था तो मैं बातें करने के मूड में था, क्योंकि यार दोस्त तो मेरा था नहीं जिससे मैं बातें कर सकता। तो वो एक शख्स मुझे मिल गया था, सो मैं उससे बातें करना चाहता था। मैंने कहा सुनाइए ना, मैं सुनने को तैयार हूँ। कुछ देर वो सोचता रहा और उसके बाद बोला क्या सुनाओ? मैंने कहा वही जो ज़िंदगी ने आपके साथ किया है। जैसे कि आपने फरमाया कि आजकल उलझ सा गया हूँ, ज़िंदगी ने ऐसा परेशान किया है कि कुछ समझ नहीं आ रही। तो गोया हुआ, मैं जब छोटा था तो माँ बाप
इस दुनिया को छोड़ गए। लोगों के टुकड़ों पे पलता रहा, बड़ा हुआ, काम करने की कोशिश की, कभी काम मिल जाता, कभी काम ना मिलता, कभी मांग के खा लेता और कभी काम मिल जाता तो उससे ख़रीद के खा लेता। ऐसे ही वक्त गुज़रता रहा, उम्र गुज़रती गई। मैं जिस गांव में रहता था उस गांव से उकता गया, सोचा किसी और गांव में जाता हूं, वहां मेहनत मजदूरी करूंगा, जवान था, और वहां रहूंगा। ऐसे मुख्तलिफ गांवों में, मुख्तलिफ जगहों में जाता रहा, लेकिन लास्ट एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां जाते ही मुझे वो ऐसा रास आया कि उस गांव में कोई ना कोई ज़रूर मदद कर देता था, कोई खाने को दे देता था, कोई पीने को दे देता था। मुझे मेहनत मजदूरी भी नहीं करनी पड़ती थी, आते जाते लोग कुछ ना कुछ दे जाते थे, तो बस फिर मैंने, काम तो मिलता नहीं था, मांगना ही शुरू कर दिया। अब मैं मांगता नहीं था, इस गांव में पहुंच के खुद ही लोग मुझे दे जाते थे। वक्त गुजरता रहा कि एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसने मेरी लाइफ को ही बदल दिया। गांव से कुछ दूर अभी एक नया गांव जिसके अंदर मैं आया था, कुछ ही दिन हुए थे, मुझे कोई 1-1.5 हफ्ता ही इस गांव में हुआ था, लेकिन 1-1.5 हफ्ते में ही लोगों ने इतना मुझे खाना पीना दे दिया था कि मुझे लगता था इसी गांव में ही अपनी ज़िंदगी बकिया गुजार दूं। ये एक सर्दियों की ही रात थी। गांव के वो घर जहां पे इकट्ठे कोई 15-20 घर बने हुए थे, फिर उसके बाद काफ़ी गैप के बाद फिर आगे जाके कुछ घर बने हुए थे, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों पे घर थे कि मैं उनसे चलता आज दुखी बहुत था। अपने बाजी को, अपने माँ बाप को, अपनी जवानी को याद करता हुआ आ रहा था कि वहीं उस गांव से तकरीबन कोई 15 मिनट की वॉक करते करते मैं दूर आ गया तो वहीं पे एक पुल सा बना हुआ था, उसके नीचे पानी की गुजरगाह थी। उस पुल के जब मैं करीब पहुंचा तो एकदम मुझे एहसास हुआ कि मैं कमज़ोरी सी महसूस कर रहा हूं, मेरा वजूद कांप रहा है, शदीद ठंड तो है, लेकिन आज सोने का अभी तक मैं बंदोबस्त नहीं कर सका था अपने लिए, तो आज मैं कहाँ सोऊंगा? आज तो मैं ऐसे चलते चलते दूर आ गया हूं, खाना तो खा लिया है, लेकिन सोऊंगा कहाँ? ये सोच के वो जो मैंने अपने साथ एक गठड़ी सी बांधी हुई थी लकड़ी के साथ, वही एक मेरी कुल सामान था जिसको मैं निकाल के रात को सोने के लिए अपने ऊपर ओढ़ लेता था। वहीं उस पुल के पास, जो एक ऐसा पुल बना हुआ था जिसके ऊपर एकदम से ऊंचाई आती थी, ऊपर चढ़ना पड़ता था और दूसरी तरफ से आप उतरते थे, उसी पुल के नीचे मैंने फैसला किया कि नीचे सो जाता हूं। पानी नहीं था, ये खुश्क था पुल। तो मैं अभी सोच ही रहा था कि नीचे उतरूं। उस पुल से मैं नीचे उतरने ही लगा, अभी चंद कदम ही रखे थे उस पुल से नीचे उतरने के लिए कि एकदम से मेरे कानों में आवाज़ आई जैसे पीछे कोई आ रहा है। वो एक घोड़ा गाड़ी थी। टक 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 टक, जिस तरह घोड़ा चलता हुआ आता है और उसके कदमों की, टॉपों की आवाज़ आती है, ऐसे ही टॉपों की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से मुड़ा ये देखने के लिए कि कौन है। तो मैंने देखा एक घोड़ा जो एक गाड़ी के आगे बंधा हुआ था और एक गाड़ी को आगे से खींच रहा था। हमारे मुल्कों में तो, इंडिया पाकिस्तान में तो तांगा कहलाता है, वहाँ पे तांगा नहीं, वहाँ पे एक बग्गी कहलाती है, जिसके पीछे लकड़ी का इस तरह का फ्रेम बनाया जाता है कि उसके आगे एक शख्स बैठा होता है, पीछे सामान भी रखते हैं, कुछ लोग बैठते भी हैं। एक बग्गी टाइप सी होती है, वो एक बग्गी टाइप सी थी, लेकिन वो साजो सामान से इस तरह लदी हुई थी कि घोड़ा जोर लगाता हुआ आगे तो आ रहा था, लेकिन उसके पीछे इतना ज़्यादा सामान था जिसे दूर से ही देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि उस घोड़े के ऊपर दोनों तरफ उसने लालटेन बांध रखे थे। सड़क को देखने के लिए 2 लालटेन घोड़े के लेफ्ट और राइट आगे की तरफ बंधे हुए थे, और 2 जहां पे वो शख्स बैठा उसके हाथ में घोड़े की रस्सियां थीं, 2 उसके लेफ्ट राइट बंधे हुए थे। ये कौन शख्स है? मैं उसको खड़ा देखना शुरू हो गया। अब मैं इस अंदाज में खड़ा था कि पुल के नीचे तो नहीं उतरा था, पुल के पास ही था, कि मैंने देखा वो घोड़ा चलते चलते जब उस बिल्कुल पुल के करीब पहुंचा तो उसके बाद घोड़े के लिए आगे चलना मुश्किल हो गया। पीछे इतना ज़्यादा वज़न था उसके ऊपर कि घोड़ा नहीं जोर लगा पा रहा था। उसका मालिक
उसके रस्सियों को खींच खींच के उसको आवाज़ें निकाल निकाल के हिम्मत दिला रहा था, आगे बढ़ो, चलो चलो, आगे बढ़ो, चलो। लेकिन घोड़ा जोर लगाने के बावजूद इतना वजन जो पीछे था वो पुल पे नहीं चढ़ पा रहा था। मालिक जितना कोशिश कर रहा था, घोड़ा जितना जोर लगा रहा था, लेकिन वहीं पे ही घोड़ा टिक गया था, आगे नहीं जा पा रहा था। कि तभी मैंने देखा मालिक नीचे उतरा और उसने घोड़े के बगी को जोर से धक्का लगाना शुरू कर दिया, जैसे उस घोड़े की मदद कर सके आगे बढ़ने के लिए। और तब उसकी निगाह मुझ पे पड़ी और मुझसे बोला कि देख क्या रहे हो भाई, मेरी मदद करो, मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरा घोड़ा जोर नहीं लगा पा रहा। वहीं पे मेरी जो गठड़ी सी मेरे हाथ में थी, जो मैं खोल के बिछाने लगा था, वहीं मैंने ज़मीन पर रखी, चलता हुआ घोड़े के पास गया। मैंने भी बगी को ज़ोर लगाने की कोशिश की। अंदाज़ा हुआ वज़न बहुत ज़्यादा है, हम जितना दोनों मिलके ज़ोर लगा लें घोड़ा ऊपर नहीं जाएगा। जब मैंने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया और मैंने उसकी तरफ देख के गर्दन को इस अंदाज में हिलाया कि नहीं ये नहीं होगा, तो मुझसे बोला कहीं से पत्थर उठा के लाओ, इसके पहिए के नीचे पत्थर रख दो, कम से कम पीछे तो ना जाए, मैं कुछ करता हूं। मैं पत्थर ढूंढने के लिए इधर उधर लपका और एक बड़ा सा पत्थर मुझे मिल गया। और जैसे ही मैं पत्थर लेके उसकी तरफ मुड़ने लगा तो उसी वक्त वो जो धक्का लगा रहा था, शायद घोड़े को उसकी पीठ पे वो बार बार मार भी रहा था, किसी तरीके घोड़ा जोर लगाए और आगे पहुंचे। लेकिन उसी लम्हे मेरी आंखों ने देखा कि घोड़े ने जोर तो लगाया, लेकिन घोड़े के जैसे पाँव स्लिप से हो जाते हैं, ऐसे पाँव स्लिप से क्या हुए कि वो जो वज़न था बिल्कुल एक साइड पे लुढ़क गया। जिस साइड पे वो शख्स खड़ा हुआ था उसी साइड पे वो जो बग्घी सामान से लदी हुई थी, बेइंतहा उसके ऊपर सामान था, वो बग्घी बिल्कुल उसी तरफ गिरना शुरू हो गई जिस तरफ वो शख्स खड़ा हुआ था, उस घोड़े का मालिक। और मेरे देखते ही देखते जब तक मैं भागने लगा हूं उसकी तरफ, मैंने देखा वो बग्घी उसके ऊपर गिर चुकी थी। घोड़ा भी अब जमीन पे गिरा पड़ा था, उठ नहीं पा रहा था। शायद उसकी भी हिम्मत ख़त्म हो गई थी, जितना ज़ोर लगा के आया था, और बचा कुचा ज़ोर उसने इस पुल पे लगा लिया था। और जब वो बगी उसके ऊपर गिर गई तो घोड़े ने अपनी सी एक छोटी सी कोशिश की। जब उसको अंदाज़ा वो नहीं हिल सकता, वो पड़ा रहा ज़मीन पे। लेकिन वो बगी जब उस शख्स के ऊपर गिरी तो मैं भाग के उसके पास पहुंचा, उसको उठाने की कोशिश की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये इतनी वज़नी है, ये मैं नहीं उठा सकता। उस शख्स की मुझे एकदम से आवाज़ आई, ये बहुत वज़नी है, तुम नहीं उठा सकते, मेरी मदद करो। मैं इस अंदाज में कुछ देर तो ज़िंदा रह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। भागो, मेरी टांगें इसके नीचे हैं, कुछ ही दूर जाओगे, मेरा घर है, मेरे माँ बाप वहाँ पे रहते हैं। जब गांव पहुँचोगे, गांव के उसने मुझे नक्शा बताया, फ़लाँ घर के पीछे जो फ़लाँ घर है उसके साथ वाला जो दरवाज़ा है वो मेरे घर का दरवाज़ा है, उसको खटखटाओ, मेरे माँ बाप हैं, उनको मदद के लिए बुला के लाओ जल्दी से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे एकदम यही एहसास हुआ कि इसकी ज़िंदगी बचाने का एक ही हल है कि मुझे भाग के इसके वालिदैन को बताना है। मैं अपनी उस ठठरते वजूद को जो सर्दी से कांप रहा था सब कुछ भूल के भाग पड़ा। भागते 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 उसी गांव के उसी घर के सामने पहुंच गया जिसका उसने मुझे बताया था, और नीचे उसका दरवाज़ा मैंने पीटना शुरू कर दिया। ऊपर से ऐसी आवाज़ आई जैसे ऊपर वाले हिस्से से कोई जागा हो। आपस में रात की उस तन्हाई में बातें करने की एक औरत की और एक मर्द की आवाज़ आई, और मर्द कह रहा था रुको मैं देखता हूँ। और उसके बाद वो चलता हुआ आया और उसने ऊपर वाली खिड़की खोल के बाहर झांका और उस शख्स का नाम पुकारा, जो उनका बेटा जो अभी उस बगी के नीचे पड़ा था, वो समझे शायद उनका बेटा लौट के आया है। उसने उसका नाम पुकारा और बोला क्या तुम हो? और जैसे उसकी निगाह मुझ पे पड़ी तो एकदम से उसका चेहरा लाल हो गया। गुस्से से बोला कौन हो खबीस इंसान, तुम रात के इस पहर दरवाजे को खटखटा रहे हो? ये कोई मांगने का टाइम है? तुम भिखारियों ने जीना हराम कर रखा है।
चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। और गुस्से से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी थी, वो इतने गुस्से में आ गया था ये देख के कि कोई भिखारी मांगने के लिए आया है। मेरा हुलिया भी तो भिखारियों का था, लेकिन मैं तो किसी और काम के लिए गया था। मुझे सांस चढ़ा हुआ था। जब उसने ऊपर से खिड़की खोली तो मैं तो बोल तक नहीं पाया था। मैं भागता हुआ गया था ताकि जल्दी से वहाँ पहुँचूँ, बता सकूँ तुम्हारा बेटा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसको बचाओ, उसको मदद की ज़रूरत है। अब मैं पीछे नीचे खड़ा था, मेरी आहिस्ता आहिस्ता सांस बहाल हो रही थी क्योंकि मैं भागता हुआ गया। सोचा फिर से दरवाज़ा पीटूं। मैंने फिर से दरवाज़ा पीटा। इस दफ़ा उसकी आवाज़ आई, मेरी बंदूक कहाँ है? मुझे लगता है मुझे इस शख्स को गोली मारनी होगी, ये इस तरह बाज नहीं आएगा। और गुस्से से उसने खिड़की खोली और मैंने उसको बताने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने कहा कि अब जरा लफ्ज भी निकाला मैं बंदूक से तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। और पीछे से उसकी बीवी की आवाज़ क्लियर मैंने भी सुनी कि उड़ाते क्यों नहीं ऐसे शख्सों को, जो ऐसे शख्स रातों को भी लोगों को सोने ना दें, ऐसे इसका तो भेजा उड़ा देना चाहिए, उड़ा दो इसका भेजा। और उसने गुस्से से खिड़की बंद कर दी। और मैं डर गया, जिस तरह उसकी बीवी उसको पीछे से कह रही थी और जिस तरह वो कह रहा था वो वाकई मेरा भेजा उड़ा देता। मैं उस घर से हट गया। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया उस शख्स का जिसको मदद की ज़रूरत थी। उसने कहा था कुछ लम्हे तो मैं ज़िंदा रहूँगा, लेकिन तब तक जब तक कोई मदद नहीं आ जाती। मैं भागता हुआ उस तक पहुँचा और जब मैं उसके करीब पहुँचा तो मैंने देखा उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। उसका वजूद इस अंदाज में ढीला पड़ा हुआ है जैसे वो मर चुका हो, जैसे वो इस दुनिया को छोड़ चुका हो। जैसे ही मैंने देखा, आहिस्ता आहिस्ता फिर उस गांव की तरफ मैंने चलना शुरू कर दिया। उसके मुर्दा वजूद को देख के मुझे वो बंदूक जिसकी उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे गोली मार देगा, मुझे उसका भी डर नहीं रहा कि मैंने फिर से जाके उसका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। पहले तो मैं डर के चला आया था, लेकिन उसकी मौत वाले चेहरे को देख के मेरा डर खौफ सब खत्म हो चुका था। और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, मैंने फिर से दरवाज़ा पीटा तो वो ऊपर से गुस्से में वाकई अपनी बंदूक लेके नीचे आया। लेकिन इतनी देर में मैंने बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारा बेटा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वहाँ लड़ रहा था, मैं मदद के लिए पुकारने आया था कि उसको बचा लो, उसने मुझे भेजा था, लेकिन तुमने उसको नहीं बचाया। अब वो मर चुका है, जाओ, उसकी लाश वहाँ पड़ी है। ये मैंने कहा और मैं मुड़ गया। वो दोनों मियाँ बीवी जल्दी से नीचे और पीछे से आके मुझे पकड़ लिया, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। कहा कहाँ है हमारा बेटा? मैंने उनको बताया फलां जगह पे। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा। उस शख्स ने कहा ले चलो हमें वहाँ पे। वो मुझे पकड़ के घसीटते हुए उस जगह पे ले गए जिस जगह पे वो हादसा हुआ था। तो उस जगह पे ना ही कोई घोड़ा था, ना ही कोई बगी और ना ही कुछ था। तो मुझसे बोले कहाँ है हमारा बेटा? मैंने कहा अभी कुछ देर पहले यहीं पे था। उसने कहा तो वो कहाँ गया? क्या वो खुद से उठ सकता था? मैंने कहा नहीं। तो क्या वो घोड़ा खुद से उठ सकता था? मैंने कहा नहीं। तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने हमारे बेटे के साथ कुछ किया है, बताओ क्या किया है तुमने हमारे बेटे के साथ? मैं खुद परेशान हो गया कि वो कहाँ चले गए। मैंने कहा कोई मदद के लिए आ गया होगा। वो बोले रात के इस पहर कौन मदद के लिए आता है? उन दोनों मियाँ बीवी ने मुझे पकड़ा और पकड़ के वापस अपने घर ले गए। उन्होंने मुझे मेरे हाथ पीछे करके मेरे हाथ बांध दिए और मुझे ऊपर वाले पोर्शन में ले गए। ऊपर वाले पोर्शन में जाके एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था, लकड़ी का ये घर बना हुआ था। बिल्कुल पीछे करके एक स्टोर बना हुआ था। मुझे उस स्टोर के अंदर ले गए। उन्होंने धक्का मार के स्टोर के अंदर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अब उस स्टोर के अंदर परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने तो उनको मदद के लिए बुलाया था, मैं उनको वहां पे लेके गया, लेकिन वो गायब हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो उनके बेटे को कुछ नहीं किया, मुझ पे वो इस तरह क्यों कर रहे हैं?
मैं रात सारी उसी छोटे से स्टोर के अंदर कैद रहा। मैं एक जगह पे टेक लगा के बैठ गया। अब मुझे ऐसे अंदाज़ा हुआ जैसे बाहर सूरज की रोशनी हल्की हल्की निकली हो और रात थम सी गई हो और सूरज का उजाला फैलने लगा हो। अंदर हाल में भी रोशनी आ रही थी, जिससे मैंने फिर से सर की मदद से दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो, मैंने तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी नहीं किया। मैं अपना सर दरवाजे के साथ टकराता रहा कि थोड़ी देर के बाद एकदम से दरवाज़ा खुल गया और जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला था ये कोई और नहीं, ये वही नौजवान था जिसको मैंने अपनी आंखों से घोड़े के बगी के नीचे गिरते हुए देखा था, जिसने मुझे कहा था मदद के लिए जाओ, मेरे वालिदैन को पुकार के लाओ, बुला के लाओ। और बाद में मैंने उसे खुद अपनी आंखों से मुर्दा हालत में देखा था, वो मरा पड़ा था। लेकिन ये वो शख्स जो मरा पड़ा था इस वक्त दरवाज़ा खोल रहा था और उसको मैं देख के चौंक गया और उसने मुझे देखा और वो भी चौंक गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारे वालिदैन ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है, मैं तो तुम्हारे कहने पे उनको बुलाने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों कैद कर दिया? वो मुझे समझे कि मैं तुम्हारा कातिल हूं, मैंने तुम्हें मार दिया है, लेकिन मैंने तो तुम्हें मुर्दा हालत में देखा था। मैंने जब तुम्हें आखिरी दफा देखा था तुम तो मर चुके थे, तुम जिंदा कैसे हो गए? वो खामोशी से किचन की तरफ गया, कुछ खाने पीने की चीजें ला के उसने टेबल पे रखी और उसने मेरे हाथ पीछे से खोल दिए और उसके बाद वो वहां से चला गया। मैं हैरान था, उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। शदीद भूखा प्यासा था, मैंने जल्दी से जो मेरे सामने था वो मैंने खाना शुरू कर दिया और उसके खाते ही मैं वहाँ से भागा ताकि फिर से कोई मुझे कैद ना कर दे। मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुँचा तो दरवाज़ा लॉक नहीं था, दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बाहर आ गया। मैं सारा दिन इधर से उधर छुपता रहा कि यहाँ नहीं जाना, इस घर के करीब भी नहीं भटकना, कि कैसे अजीब व गरीब लोग हैं। लेकिन उस लड़के के ऊपर मुझे अभी भी हैरत थी कि वो नौजवान कैसे घर आ गया, वो तो मर गया था। एक शाम हो गई, शाम से रात हो गई। मैं एक घर के बाहर मांगने के लिए ही खड़ा था कि वहाँ मैंने उनकी आवाज़ें सुनी। वो बोल रहे थे कि फलां जो हैं, उनके एक नाम लेके बोल रहे थे, उनके बेटे की मौत वाक़ई हो गई है। उनका बेटा अपने घोड़े के साथ कहीं जा रहा था तो बगी के नीचे आया है, गिरा है और वो मर गया है। आज हम उसका जनाजा पढ़ के आए हैं, फ्यूनरल जो करते हैं, फ्यूनरल वो करके आए हैं और उसको दफना के आए हैं। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी। तो एकदम मुझे झटका लगा, अगर वो मर गया था तो वो मेरे पास जो आया था, जिसने मुझे खाना खिलाया था, जिसने मेरी रस्सी खोली थी, तो वो कौन था? लेकिन अभी तक मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने वहां पे देखा था तो बगी और वो गायब हो चुके थे। उससे पहले मैंने उसको मुर्दा हालत में देखा जब उसने मुझे कहा मेरे वालिदैन को मदद के लिए बुला के लाओ। उस वक्त तक वो जिंदा था। मैं बुलाने आया, वापस गया, वो मर चुका था। उसके वालिदैन को बुलाया, उसके वालिदैन के साथ उस जगह पे पहुंचा तो वो जगह खाली थी, कोई भी नहीं था। उसके वालिदैन ने मुझे ला के घर में कैद कर दिया और वही जो मर चुका था आया, उसने मुझे खाना खिलाया और चला गया। और ये लोग बातें कर रहे थे कि वो मर चुका है, वो उसको दफन करके आ चुके हैं कब्र में। ये क्या माजरा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से जल्दी से निकल गया। अब मैं कोशिश करता था उस घर के करीब भी ना जाऊं। गांव के जितने घर और बने हुए थे मैं उनके पास तो जाता, लेकिन इस घर के करीब भी नहीं भटकता था। मैंने फैसला कर लिया था कि ये अजीब व गरीब जो माजरा है मुझसे हल नहीं हुआ। ये क्या है? मुझे यहां नहीं जाना। कि फिर एक रात, तकरीबन इस वाक़ये को 3 रातें हो गई थी, कि एक रात मैं एक सोने ही लगा था एक जगह पे। मैंने अपना बिस्तर सा बिछाया,
कि मैंने देखा वही नौजवान जो मर चुका था, जिसका मुझे उन्होंने बताया था कि उसको दफना के आ चुके हैं, मैंने देखा वो सामने से चलता हुआ उसी तरफ आ रहा है जिस तरफ मैं सोया हूं। अभी मैं लेटा नहीं था, आंखें मेरी खुली थी, नींद में नहीं गया था, ऐसे सिर्फ सोया हुआ था। और जब मैंने उसको आते हुए देखा तो मैं एकदम से उठ के बैठ गया और तभी मैंने देखा वो मेरी तरफ आ रहा है और देख कर मुस्करा भी रहा है, जैसे उसने मुझे पहचान लिया है। उसको जैसे ही मैंने अपने सामने देखा तो एकदम से मुझे एहसास हुआ ये तो मर चुका है। हाँ, मैंने खुद भी इसको कहा था कि तुम तो मर चुके हो। इसने कोई जवाब नहीं दिया था, मुझे खाना ला के दिया था और चला गया था। और रात को लोगों ने बताया था कि उसके माँ बाप उसको दफन करके आ चुके हैं, वो मर चुका है। तो मैंने जैसे उसको देखा वो मेरी तरफ आ रहा है, मुस्कुरा रहा है, मैंने अपने उस बिस्तर को छोड़ा और वहां से भाग पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। वो मुर्दा कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। मैं भागता भागता काफ़ी दूर चला गया और एक दरख्त के पीछे जाकर छुप गया। मैं इधर उधर हर जगह देखता रहा, वो मुझे कहीं नज़र ना आया। जब मुझे यकीन हो गया वो यहाँ से चला गया है तो आहिस्ता आहिस्ता रात को चलते हुए मैं उस जगह पे पहुँच गया जिस जगह पे मेरा बिस्तर लगा हुआ था। मैंने अपने बिस्तर को वहाँ से लपेटा, गठड़ी सी बनाई और वहाँ से भाग गया। 3-4 दिन तक कुछ भी ना हुआ। फिर एक शाम वहीं बनी हुई एक कॉफ़ी की दुकान के आगे से मैं गुजर रहा था कि मैंने देखा वही शख्स बिल्कुल मेरे सामने से ना सिर्फ आ रहा है बल्कि उसकी तवज्जो मेरे ऊपर नहीं थी, उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। वो इस अंदाज में चलता हुआ आ रहा था कि उसने अभी तक मुझे देखा नहीं था, मुझसे काफ़ी फासले पे था। मैंने इर्द गिर्द देखा, मैं कहाँ पे छुपूं? ये मुझे मुर्दा बार बार क्यों नज़र आ रहा है? मैं इस मुर्दे को बार बार क्यों देख रहा हूँ? मैं जल्दी से कहीं छुपना चाहता था और यूं मैं भागते हुए एक बड़ा सा, एक गोल सा पिलर था, उसके पीछे छुप गया। मैंने उसे देखा, वो वहां से गुजर गया। अब मैं परेशान ये सोच रहा था कि ये मर चुका है। उस रात तो चलो मैंने इसको देख लिया, आज शाम के टाइम इसको मैंने देखा है, ये यहां से गुजर रहा है। ये कैसा मुर्दा है? ये कैसे घूम फिर रहा है? क्या ये मेरी आंखों का धोखा है या ये मर चुका है? ये क्या है ये? खैर कुछ दिन और गुजरे, तकरीबन कोई ये हफ्ता हो गया था इस बात को कि मुझे उसको लास्ट मैंने जो देखा था पिलर के पीछे मैं छुपा था, एक हफ्ता हो गया था कि फिर से मैं एक दुकान के अंदर घुसा। मेरे पास चंद सिक्के थे, मैं खाना लेना चाहता था। मैं खाना लेने के लिए उस दुकान के अंदर घुसा और जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, मैंने दरवाज़ा खोला बाहर निकलने के लिए, तो बाहर जो दरवाज़ा खोलने लगा था वो कोई और नहीं, वही शख्स था, वही नौजवान। इधर मैंने दरवाज़ा खोला, उधर वो बिल्कुल सामने खड़ा था दरवाज़ा खोलने के लिए। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों ने जैसे ही मुझे पहचाना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मेरे वजूद के अंदर कपकपाहट आ गई। मेरा वजूद कांपना शुरू हो गया। वो मुझे ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैं जल्दी से भागा इस अंदाज में कि उसके वजूद से टकराऊं ना, लेकिन भाग जाऊं। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उससे मेरी निगाह पड़ी, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। मैं जल्दी से आगे भागा कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन वो खुद ही रास्ते से हट गया और मैं भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। भागते भागते मैंने मुड़ के देखा, मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा था। तो एक जगह पे मैं रुका, मुझे सांस चढ़ रही थी और मैं परेशान था कि इस शख्स से मेरा आमना सामना क्यों हो रहा है जबकि ये मर चुका है। उससे अगली शाम, वो रात मैंने जैसे कैसे गुजार ली, उससे अगली शाम मैंने फैसला किया कि उसके माँ बाप से मैं बात करूं और उनको जाके बताऊं कि तुम्हारा बेटा जिंदा है, मुझे मुसलसल नजर आ रहा है और उसका मेरा मुसलसल आमना सामना हो रहा है। उनके वालिदैन ने मुझे पहले कैद कर दिया था, अब मेरे साथ क्या करेंगे? लेकिन मैं उनको फिर भी बताना चाहता था, इस तरह के अगर मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं भाग जाऊंगा। मैं उनके घर के बाहर पहुंच गया। उसी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मैं सोच रहा था, क्या मैं दरवाज़ा खटखटाऊं? फिर से ऊपर से खिड़की खुलेगी और वो शख्स फिर से
खिड़की खोलेगा। मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और इस इंतजार में था कि अभी ऊपर से खिड़की खुलेगी और वो झांक के देखेगा, लेकिन ऊपर से किसी ने नहीं झांक के देखा। फिर से मैंने दरवाजा खटखटाया, फिर से ऊपर से किसी ने नहीं झांक के देखा। मैंने तीसरी दफा दरवाजा खटखटाया, किसी ने भी ऊपर से झांक के नहीं देखा। तो साथ वाले घर से, वो कहां से आया नौजवान, एक नौजवान सा मेरे पास आया और मुझसे बोला, किससे मिलना है? मैंने उसे कहा, ऊपर खिड़की की तरफ देख के कहा, इनसे मिलना है। वो बोला, क्यों, क्या काम है? मैंने कहा, मैंने उनको बताना है उनका बेटा जिंदा है। वो एकदम से वो शख्स चौंक पड़ा, क्या मतलब है इस बात का? मैंने कहा, मैं उनको बताना चाहता हूं उनका बेटा मरा नहीं है। अगर वो मरा है तो वो भूत बन के फिरता है, मुझे नहीं पता। उसका बार बार मुझसे आमना सामना हो रहा है। कल भी मुझे एक कॉफी शॉप के बाहर जब मैं निकलने लगा हूं, मेरा उसका आमना सामना हुआ है। उससे पहले भी मैं मिल चुका हूं इसी घर में, उसने मुझे खाना खिलाया है। वो शख्स बोला, किस घर में? मैंने कहा, इसी घर में। तो बोला, क्या तुम इस घर में पहले जा चुके हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, कब? मैंने उसे वो सारी बात बता दी। वो मेरी बात सुन के मुस्कुराया और कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। क्या तुम चाहते हो वो जो तुम्हारे पीछे लग गया है, जो तुम कह रहे हो, जो स्टोरी सुना रहे हो कि वो जिंदा है, वो मुर्दा है या भूत बन के तुम्हारे पीछे बन रहा है, क्या तुम उससे जान छुड़ाना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ। तो उसने कहा, आओ मेरे साथ। उसने मेरे आगे चला, मैं उसके पीछे चला। वही जो घर बना हुआ था, इसी घर के बिल्कुल थोड़ा सा हम साइड पे गए तो वहीं पे भी एक दरवाजा था जो खुला हुआ था। उसने कहा, आओ मेरे साथ। हम उसी घर के अंदर दाखिल हो गए। ये वही घर था जहां पे उस नौजवान ने मुझे खाना खिलाया था। ये वही घर था जहां उसके माँ बाप ने मुझे ऊपर स्टोर में कैद किया था। और जब वो मुझे लेके ऊपर पहुंचा तो वो पूरा नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने कहा, हाँ, यही घर है जहां मैं आ चुका हूं। लेकिन मैं डर रहा था वो बूढ़ा और बूढ़ी अभी सामने आ जाएंगे। शायद वो मुझे उनसे मिलवाने के लिए लाया था और वो मुझसे मुखातिब हुआ कि इसी स्टोर में तुम्हें कैद किया था। मैंने कहा, हाँ, ये स्टोर। उसने मेरे सामने स्टोर खोला तो वो स्टोर लगता था कि काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। मुझसे बोला, कहाँ खाना खाया था? मैंने कहा, इस टेबल पे बैठ के खाना खाया था। लेकिन घर को देख के लगता था जैसे काफी अरसे से ये घर बंद है, कोई भी इस घर के अंदर नहीं आया। मैं हैरान हो रहा था, परेशान हो रहा था। वो मुझसे बोला, तुम्हें सब याद है ना अच्छी तरीके? मैंने कहा, हाँ, मुझे सब याद है, मैं तुम्हें खुद ही बता रहा हूँ। ये स्टोर था, ये जगह, और वो रास्ता है जहाँ से मैं नीचे उतरा था। तुम मुझे इस वाले साथ वाले गेट से लेके आए हो, वो गेट है जहाँ सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। उसने कहा, आओ मेरे साथ। मैं उसको लेके गया, उसी तरह सीढ़ियों से नीचे उतरा, दरवाज़ा खोला, बाहर आ गया। मैंने कहा, इस तरीके मैं बाहर आया था, मुझे ये रास्ता भी याद है। लेकिन इस घर को देख के लग रहा है कि वो लोग चले गए हैं। ये घर गैर आबाद है, लेकिन इसको इतना जल्दी ये कैसे वीराना हो गया इस घर के अंदर? ये ऐसा लगता है कब से बंद पड़ा हुआ है, क्या माजरा है? उसने कहा, आओ मेरे साथ। उसने मुझे अपने साथ लिया। वो आगे चलता रहा और मैं उस नौजवान के पीछे चलता रहा। मैंने उसके कपड़ों से अंदाज़ा लगाया, उसके चलने फिरने से अंदाज़ा लगाया। वो बिल्कुल एक नौजवान सा था, सेहतमंद नौजवान सा। हम दोनों चलते रहे और मैं चाहता था उसको रोक के पूछूं, तो मुझे कहां लेके जा रहे हो? लेकिन वो बगैर कुछ बोले, लंबा सा इसने कोट पहना हुआ था सर्दी से बचने के लिए। उसके कॉलर, जब हम थोड़ी सी ऐसी जगह पे आ गए जहां पे ठंड ज्यादा थी, तो उसने अपने कॉलर ऊपर कर लिए। कोट के, लॉन्ग कोट के जो कॉलर थे, उसने सीधे कर लिए ताकि उसके कानों को ठंड ना लग सके। हम चलते रहे। अब मैं थक चुका था। वो मुझे कहाँ लेके जा रहा था, मैं रोक के उससे पूछना चाहता था, लेकिन वो मुझे कह गया था कि तुम्हें जानना है ना, तो खामोशी से मेरे पीछे चलते रहो। मैं खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। वो आगे चलता रहा। हमारे इर्द गिर्द अब वो एरिया शुरू हो गया जहां ठंड की वजह से धुएं निकल रहे थे। इतनी शदीद ठंड थी कि इर्द गिर्द से पानियों से धुएं निकल रहे थे। ज़मीनों से वीराना सा हो गया था। अब आबादी से हम दूर थे, जो कहीं कहीं पे ज़मीनें थी, कहीं कहीं पे वीराना था। जो ज़मीनें थी उन पे जो पानी लगा हुआ था, उनमें से ठंड
और ठंड से फोग निकल रही थी, धुंध बनी हुई थी। हम दोनों चलते चलते मैंने देखा कि हम बिल्कुल कब्रिस्तान के करीब पहुंच गए हैं। इस गांव का अभी तक मैंने कब्रिस्तान नहीं देखा था, लेकिन जब हम उसके करीब पहुंचे तो तब भी मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम एक कब्रिस्तान के करीब जा रहे हैं। हम जब वहां पे पहुंचे तो कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल करीब पहुंच के वो शख्स जो अभी तक मुसलसल चलता जा रहा था, जो मुझसे बोला नहीं था, एकदम से रुक गया और उस वक्त मुड़ा और मेरी तरफ देखा और बोला, आ जाओ। और मैंने उसी वक्त डरते डरते मुश्किल से पूछा, ये हम कहां आ गए हैं? अब मुझे खौफ आ रहा था, मुझे डर लग रहा था। तभी मैंने उससे पूछा, ये हम कहां आ गए हैं? वो मुझसे बोला, घबराओ मत, मैं वो तुम्हें राज बताने लगा हूं जो तुमने देखा है। तभी मैंने कहा, मैं अंदर नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है। तो वो मुझसे बोला, घबराओ मत, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं उससे मुखातिब हुआ, क्या वादा करते हो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा? उसने कहा, हाँ मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, सिवाय इसके कि उस राज से तुम वाकिफ हो जाओगे जो अधूरा राज तुम जानते हो। आओ मेरे पीछे। जब उसने एक किस्म का वादा कर लिया तो मेरे अंदर से भी खौफ ख़त्म हो गया। वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और मैं भी उसके पीछे दाखिल हो गया। हम चलते चलते आगे की तरफ जा रहे थे। इर्द गिर्द मेरी कब्रें बनी हुई थी और कब्रों पे सलीब के निशान बने हुए थे। कई कब्रों पे मरने वालों का नाम लिखा हुआ था और वो तारीख भी लिखी थी जिस तारीख को वो मर गए थे। ऐसे चलते चलते मैं उसके पीछे चलता रहा। एक जगह पे वो जाके रुक गया और तब वो मुड़ा और मेरी तरफ देखा, कहा, आगे आओ। मैं उसके बिल्कुल करीब जाके खड़ा हो गया तो वो मुझसे मुखातिब हुआ, जिस कहानी को तुमने मुझे सुनाया है वो अधूरी कहानी है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। उसने उस नौजवान का नाम लिया जो उन्होंने मुझे कहा यहाँ पे आपने नहीं बताना, मैंने फर्जी भी नहीं वैसे कर रहा हूँ, नौजवान रख लेता हूँ उसका नाम। उस नौजवान का नाम लिया कि वाकई एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था। उसके माँ बाप ने उसको रुखसत किया, वो कहीं दूसरे शहर जा रहा था। उसने अपने घोड़े के ऊपर बगी में बहुत सारा सामान लादा हुआ था, वज़न बहुत ज़्यादा था। वो घोड़ा चलते 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 जब उस पुल के करीब पहुंचा था तो वो पुल पे नहीं चढ़ पा रहा था। उसके ऊपर इतना ज़्यादा सामान था कि उसके साथ बैठा हुआ एक और नौजवान, उसका दोस्त भी उसके साथ था। जब घोड़ा ऊपर ना चढ़ पाया उस पुल के तो वो नौजवान और उसका वो दोस्त दोनों नीचे उतरे और घोड़े को पीछे से धक्का लगाने लगे ताकि वो पुल के ऊपर चढ़ सके। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब वो दोनों धक्का नहीं लगा सके तो उसने कहा कि एक पत्थर उठा के लाओ और पहिए के पीछे रख दो ताकि घोड़ा कम से कम यहीं पे रुक जाए। उसके दोस्त ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, एक पहिए के नीचे रख दिया और दूसरा पत्थर भी ढूंढ के दूसरे पहिए के नीचे रख दिया ताकि घोड़ा गाड़ी पीछे की तरफ ना जा सके। और उस नौजवान ने अपने दोस्त से कहा, अब एक काम करो, घर पहुंचो, मेरे माँ बाप को जगाओ और उनसे कहो वो हमारी मदद करें, क्योंकि इस गांव का यही एक पुल है जिसके बारे में मैंने अपने माँ बाप को कह के आया था कि मुझे लगता है घोड़ा नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने कहा था अगर ना जा पाया तो हमारी मदद के लिए हम हाजिर होंगे, हमें बुला लेना। तो तुम जाओ, मेरे माँ बाप को बुला के लाओ ताकि वो भी हमारी मदद करें और धक्का लगाएं, रात के इस पहर घोड़ा आगे जा सके, क्योंकि टाइम ऐसा था किसी और को बुलाया नहीं जा सकता था। उसके दोस्त ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं उनको बुला के आता हूं। वो दोस्त चलता हुआ उस गांव पहुंचा और उसी दरवाजे के बाहर जहां पे तुमने खड़े होकर दरवाजे को खटखटाया है, उसी दरवाजे को उसने खटखटाया तो ऊपर अंकल और आंटी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोला और नीचे झांक के देखा उसके दोस्त को और पूछा, क्या हुआ?
घोड़ा रुक गया, क्योंकि वो जानते थे यही दोस्त है जो साथ गया है। तो वो बोला, जी अंकल, घोड़ा आगे नहीं जा पा रहा, आपकी मदद की ज़रूरत है। अंकल और आंटी बोले, ठीक है, हम दोनों आते हैं। वो दोनों भी नीचे उतरे और उस नौजवान के साथ चलते हुए उस घोड़े के पास पहुंच गए जहां पे उनका बेटा उनका इंतज़ार कर रहा था। अब ये लोग 4 लोग हो गए थे, अंकल, आंटी, वो नौजवान और उसका दोस्त। अब उन्होंने मिलके जोर लगाना शुरू किया कि घोड़ा किसी तरीके इस पुल को अबूर कर दे। लेकिन इस जोर लगाते हुए जो सामान था वो एक साइड पे सिरकना शुरू हो गया, और सिरकते सिरकते हालत ये हो गई कि उस घोड़े का एक पहिया लेफ्ट साइड वाला ऊपर उठ गया। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठा तो अंकल और आंटी चिल्लाए कि इस साइड पे भागो और हेल्प करो। नौजवान, अंकल, आंटी और उनका बेटा, वो चारों मिलके घोड़े की उसी सिमत, जिस सिमत में घोड़े का झुकाव हो गया था, लेफ्ट साइड पे पहिया उठ गया था, राइट साइड वाले पहिए पे चारों पहुंच गए और जोर लगाना शुरू हो गए कि कम से कम बैलेंस कर दें, उलट ही ना जाए। लेकिन वहीं पे जोर लगाते हुए, बजाय कि वो जोर लगा के घोड़े की उस बगी को सीधा कर सकते, वो जो पहिया उठ गया था उसको नॉर्मल कर सकते, वो गाड़ी उनके ऊपर गिर गई। और जैसे ही वो गाड़ी, बगी, वो सामान उन चारों के ऊपर गिरा तो उन चारों की वहां पे मौत वाक़ई हो गई। वो काफ़ी देर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन रात के उस पहर कोई भी उनके मदद के लिए ना आ सका। वो सब के सब वहीं पे जान की बाजी हार गए। ये जो सामने कब्र देख रहे हो, ये उसी नौजवान की है, और उसके साथ ये जो 2 कब्रें बनी हुई हैं, ये उसके माँ और बाप की हैं, और उसके आगे वो जो दोस्त की कब्र बनी हुई है, वो मेरी कब्र है, वो मैं ही था उनका दोस्त। और जैसे ही उसने ये जुमला अदा किया, मैंने एकदम मुड़ के देखा तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। तब मुझे एकदम शॉक लगा और एकदम एहसास हुआ कि जो खड़ा कहानी सुना रहा था ये वही दोस्त था जो बुलाने के लिए गया था, जिस तरह मैं बुलाने के लिए गया था। और उसने अपनी कब्र का बताया था कि ये उस नौजवान की कब्र है, ये उसके माँ बाप की कब्र है, और साथ वाली ये मेरी कब्र है, ये मैं हूँ वही दोस्त जो बुलाने के लिए गया था। और जब मुझे सारी कहानी समझ आई तब मुझे अंदाज़ा हो गया वो अंकल आंटी जिनको मैंने बुलाया था वो भी हकीकत में नहीं थे, वो मर चुके थे। वो नौजवान जिसके घोड़े की मैंने मदद कराई थी वो भी मर चुका था। और जब वो भूत बन के मेरे सामने आ रहा था, उसके माँ बाप को मैं बताने के लिए उसके घर पहुंचा था, तो वहाँ पे जो बाहर आया था कि भाई किसको बुला रहे हो, क्या कर रहे हो, वो मुझे घर के अंदर लेके गया और कब्रिस्तान ये दिखाने के लिए लाया था कि मैं भी मर चुका हूँ, ये हम सब की कब्रें हैं। तो उसी वक्त मैं गिरा और ज़मीन पे बेहोश हो गया। मैं रात सारी वहाँ बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। सुबह हुई और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं ज़िंदा हूँ और उसी कब्रिस्तान के बाहर पड़ा हुआ हूँ, कब्रिस्तान के अंदर ही उन्हीं कब्रों के पास पड़ा हुआ हूँ। जब मैं एहसास हो गया कि ज़िंदा हूँ और मैंने आंखें खोली, अपने इर्द गिर्द देखा एक कब्रिस्तान है और यहाँ मैं लेटा हूँ, तो फिर मैं उठ के बैठ गया। फिर से उन चारों कब्रों को देखा, उस नौजवान की, उसके माँ बाप की और उसके उस दोस्त की जो रात मुझे यहाँ पे लेके आया था, कि ये क्या माजरा है। मैं ठठक गया, लेकिन मैं जिस खौफ से बेहोश हुआ था, अभी सूरज की रोशनी तो निकल आई थी लेकिन मैं अभी तक खौफजदा था। मैं एकदम से उठा और मैंने भागना शुरू कर दिया। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि बेशक इस शहर में मुझे खाने को बहुत, इस छोटे से गांव में मुझे खाने को बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ लोग नहीं, यहाँ भूत रहते हैं। इस गांव में इंसान नहीं, इस गांव में भूत रहते हैं, इंसानों का रूप धार के। और फिर मैं वहाँ से भागा और इसी शहर जहाँ आपसे मुलाकात हुई है, इसी शहर आ गया। इस शहर में मुझे ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिलता। कभी कोई आप जैसा सखी आ जाए तो कुछ खाने पीने को लेके दे देता है, अक्सर भूखा भी रहता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं वापस नहीं गया। अब मैंने भटकना भी छोड़ दिया है, अब मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैंने आज तक की अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई। आपने मुझे बिठाया, आप अपने घर लेके आए, ऐसी इज्जत मुझे कभी किसी ने नहीं दी। बहुत कम कोई ऐसा करता है। और आपने जब मुझे बिठाया और मुझसे पूछा तो आज दिल की आपको बता दूं, मेरी ज़िंदगी में यह अनोखा वाक़या मेरे साथ हो चुका है। वो इंसानों का नहीं, वो भूतों का गांव था। मैं आज भी उसको याद करता हूं तो खौफजदा हो जाता हूं।
अब इसी गांव में उठना बैठना बिछोड़ना सोना इसी गांव में हो गया है। अब मैं दूसरे गांव में डर चुका हूं, नहीं जाता, वैसे भी बूढ़ा हो गया हूं, कई साल हो गए हैं इसी गांव में रहते हुए। यहाँ सब जानते हैं, आपको पहली दफ़ा देखा तो आपको मदद के लिए इसलिए पुकारा, अंदाज़ा हो गया था आप यहाँ के नहीं हो, मेहमान हो। उम्मीद थी कि आप मदद करोगे, इसलिए आपको मदद के लिए कहा और आपने मेरी मदद की। आपने स्टोरी का पूछा तो मैंने आपको अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुना दी। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। जब वो उठने लगा तो मैंने कहा रुकिए, मेरे पास खाना था, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, मैंने उनको खाने पीने की चीज़ें दी और कुछ पैसे भी उनको दिए। उसने रुक के मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा मैं तुम्हें हमेशा जब तक ज़िंदा रहूँगा याद रखूँगा। नौजवान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और उसके बाद चला गया। अंकल कहते हैं मैं काफ़ी देर बैठा वहीं पे सोचता रहा, उस रात मैं बाहर भी ना जा सका कि कैसा इंसान था, कैसी कहानी सुना के गया, मुझे अजीब सा सहज़दा सा करके चला गया था। उस रात मैं सही तरीके सो ना सका। सुबह उठा, फिर अपने काम पे लग गया। कुछ दिन वहाँ पे मैंने रहना था, अपने काम किया, उसके बाद वहाँ से शिफ्ट हो गया, फिर दूसरे शहर, फिर अगले मुल्क, फिर अगले मुल्क। इसी तरह मैं हर मुल्कों में, शहरों में घूमता रहा। लेकिन ये वाक़या हमेशा मेरे दिमाग में याद रहा। आज आप लोगों ने मुझसे पूछा, फरमाइश की, तो मैं आंखें बंद करके उस वाक़ये को उसी तरह याद कर रहा था कि एक एक मंज़र मुझे दोबारा से याद आ गया। वो शख्स याद आ गया, कहानी सुनाने वाला वो शख्स याद आ गया, और मैंने आप लोगों की उसकी कहानी सुना दी। तो उनकी अंकल की ये कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी है और मैंने आपको सुनाई है। उम्मीद है इस गर्मियों के मौसम में, जहाँ पे बहुत बहुत गर्मी है, वहाँ पे आप लोगों को भी ठंड लग गई होगी। मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो धुआं निकल रहा था ठंड से, कि कहीं ठंड ही ना हो। तो ये थी उनकी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। कहानी भेजने का तरीका ये है कि आप अपनी कहानी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, आप उसको सेंड कर दें और आखिर में आप लिखें STORY स्टोरी, स्टोरी STORY स्टोरी, आखिरी लफ्ज़ आपने लाजमी लिखना है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही मैं मैसेज खोल के देख रहा होता हूँ, सबके मैसेज आए होते हैं जहाँ पे स्टोरी लफ्ज़ लिखा होता है, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ नंबर दे के कि स्टोरी नंबर फ़लाँ, और जब आपका नंबर आता है तो मैं सुना देता हूँ। लेकिन आपने एक गलती नहीं करनी, आपने मुझे ये ज़रूर बता देना अपना रियल नेम, लोकेशन, सारा कुछ, और आगे ये भी मेंशन कर देना है कि आपके नाम रियल बताने हैं, लोकेशन रियल बतानी है, या क्या क्या चीज़ मैंने फ़र्ज़ी कर देनी है। और सेंड करना है, इसको व्हाट्सअप का नंबर है +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231366550। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +92311365550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।